हमने अभी तक ये देखा कि हमारे पास में इलेक्ट्रिक डायपोल के चलते एक्सियल पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, इक्वेटोरियल पे कितना फील्ड लगता है, या फिर किसी भी दूसरे पॉइंट पर कितना फील्ड लगता है। बट अगर हमें ये जानना चाहे कि जो डायपोल है उसको किसी दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तब उसका बिहेवियर क्या होता है, ये हम लोग क्या करने वाले हैं, अब देखने वाले हैं। तो हमारे पास में एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी हमारे पास गिवन है। ये है हमारे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट मींस हर जगह पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी एंड उसका डायरेक्शन सेम होने वाला है। अब क्या होता है कि हम लोग यहां पर एक डायपोल को छोड़ देते हैं। अब हमारे पास में होने क्या वाला है, हम लोग इंडिविजुअली यहां पे चार्ज के लिए ये देखने वाले कि इसका मोशन किस तरीके से होने वाला है। अगर हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाता है, लेफ्ट टू राइट की तरफ हो जा रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास में यहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा एंड यहां पर अपने पास में नेगेटिव चार्ज होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन जो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। इसी थ्योरी को ध्यान रखते हुए हम यहां पे ये देखते हैं कि हमारे पास में ये जो पॉजिटिव है इस नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अपनी तरफ में अट्रैक्ट करेगा। एंड यहां पर जब अट्रैक्शन करेगा तो इस पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू हो जाएगी F। सिमिलरली इस पॉजिटिव के चलते ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा इससे रिपेल होगा, एट द सेम टाइम इस नेगेटिव की तरफ क्या होगा, ये प्लस Q चार्ज जाने की कोशिश करेगा। एंड जहां पर भी हमारे पास जो फोर्स लगने वाली है उस फोर्स की वैल्यू हो जाएगी F। एंड ये जो फोर्स है हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं F इक्वल टू EQ से। हम लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फॉर्मूला है E इक्वल टू होता है F अपॉन Q, तो हम लोग बस क्या कर देते हैं, उस Q को E के साथ में ट्रांसपोज कर देते हैं, तो फॉर्मूला हो जाता है अपने पास में F इक्वल टू EQ। बात यहां पर ये हो जा रही है कि हम लोग ये पुराने मेथड से जो हमारे पास फोर्स का जो फॉर्मूला था वो हमने अप्लाई क्यों नहीं किया। हमारे पास जो फॉर्मूला था पुराना, उस फॉर्मूले की वैल्यू होती है F इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहां पर न लगा पाने का रीजन यहां पर ये है कि चलो ठीक है, हमारे पास में एक चार्ज तो पता है कि मान चलो कि Q1 को हम लोग ये ले लेते हैं, व्हाट अबाउट Q2, क्या हम पे यहाँ पे Q2 की वैल्यू कहीं पे गिवन है। दूसरी बात, हमारे पास में ये स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि हमारे पास जो सोर्स चार्ज है उससे इसका डिस्टेंस कितना है, तो हमारे पास R की वैल्यू भी नहीं है। हमारे पास जो कन्वेंशनल फॉर्मूला था F का, ये हम लोग यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते, बट हमारे पास गिवन था इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, हेंस F इक्वल्स टू EQ। तो हमारे पास यहाँ पे जो फोर्स लगने वाला है वो हो जाएगा F इक्वल्स टू EQ। अब हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो फोर्स लग रहा है, दोनों कंडीशन में फोर्सेस का डायरेक्शन हमारे पास डिफरेंट हो जा रहा है। दोनों का मैग्नीट्यूड ये तो सेम है, बट दोनों का जो डायरेक्शन है वो जस्ट ऑपोजिट हो जा रहा है। एक लेफ्ट में लग रहा है, एक राइट में लग रहा है, और एक क्या हो जा रहा है, लेफ्ट में लग जा रहा है। 11th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने ये देखा है कि जब भी ऐसा होता है कि फोर्सेस तो हमारे पास इक्वल लग रहे हैं पर दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट हो जा रहा है, तो वहां पर ऑब्जेक्ट घूमना शुरू कर देता है। वहां पे क्या लगने लग जाता है, वहां पे मोमेंट लगना शुरू हो जाता है, एंड इसके चलते हमारे पास में एक टॉर्क काम करने लग जाता है। टॉर्क एक ऐसा फोर्स होता है जो कि ऑब्जेक्ट को गोल घूमने के लिए मजबूर कर देता है। एंड इसका जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और हम लोग यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कि इस सिनेरियो में यहाँ पर कोई लीनियर फोर्स काम नहीं करने वाला इसके ऊपर में, बल्कि यहाँ पर क्या करे होगा, यहाँ पे टॉर्क एक्ट करने वाला है और इसके चलते गोल घूमने वाला है। टॉर्क टाउ इक्वल हो जाता है अपने पास में F इंटू BC। BC हो जाता है अपने पास में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक क्वेश्चन फिर से राइज होता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास में AC क्यों नहीं हुआ एंड BC क्यों नहीं हुआ, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। ओके, AB तो साफ साफ है कि नहीं हो सकता, बिकॉज अगर मैं इस ट्रायंगल में ABC में AB का अगर पोजीशन देखो तो ये हाइपोटेन्यूस है, ये कभी भी ना तो परपेंडिकुलर बन सकता है ना तो बेस बन सकता है। हाँ, AC एंड BC ये इंटरचेंजेबली क्या हो सकता है कि अपने पास में या तो बेस बन सकते हैं, फिर हमारे पास में हाइपोटेन्यूस बन सकते हैं। तो पहला चीज हो जाता है अपने पास में यहाँ पर थीटा। थीटा जिस साइड के साथ में जुड़ा होता है वो साइड हमेशा क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। एंड BC क्या हो जाएगा अपने पास में यहाँ पर परपेंडिकुलर हो जाएगा। BC हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाता है। अगर दूसरा चीज हम लोग और देखना चाहे तो एक और कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूं कि इस F की दूसरे वाले F से दूरी क्या होगी।
यूजुअली जब भी हम लोग दो लाइन के बीच का डिस्टेंस मेजर करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक फोर्स ऐसा लग रहा है और एक फोर्स ऐसा लग रहा है, दोनों अलग अलग पॉइंट पर हैं और मुझको ये पता करना है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है या फिर मिनिमम डिस्टेंस है वो कितना है। तो हमको कुछ नहीं करना है, इसको एक्सटेंड करना है और दोनों के बीच में एक परपेंडिकुलर लाइन को हम ड्रॉ करते हैं। ये जो परपेंडिकुलर लाइन रहता है ये हमको उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमको दिखाता है। सो सेम चीज हम लोग यहां पर कर रहे हैं। हमारे पास में ये BC इन दोनों फोर्सेस का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बन सकता है अगर हम दोनों का लाइन अज्यूम करते हैं तो। सो इन दोनों के चलते हम लोग BC को क्या लेके चल रहे हैं, यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेके चल रहे हैं। फिर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अगेन इस ट्रायंगल में फिर से वापस दोबारा आते हैं ट्रायंगल ABC में। हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि हमारे पास में जो एक्सप्रेशन दिया है वो BC का दिया है, बट हमारे पास ना तो BC का डिस्टेंस हमको पता है ना ही AC का लेंथ हमको पता है। हमको सिर्फ एक वैल्यू पता है AB का। AB इक्वल्स टू होता है अपने पास में 12। अब ये 12 कहां से आया है, 12 हो जाता है अपने पास में डायपोल का लेंथ। तो हमारे पास में BC को हमको कन्वर्ट करना है AB के फॉर्म में। हम लोग क्या करते हैं, BC एंड AB के बीच का रिलेशन देखते हैं, इनका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखते हैं तो हमको पता चलता है कि sin थीटा आता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, BC इक्वल्स टू AB sin थीटा, AB को ट्रांसपोज कर दी sin थीटा के पास में। एंड जैसे कि मैंने बोला AB की वैल्यू हमारे पास में क्या है, 12 है, वैल्यू को पुट कर दिए तो BC इक्वल्स टू हो जाता है 12 sin थीटा। अब हम क्या करते हैं, हमको सॉल्व करना था इस इक्वेशन को, F एंड BC की वैल्यू को हमको पुट करनी थी। F की वैल्यू हमको मिल जाती है इक्वेशन नंबर 1 से एंड हमारे पास BC की वैल्यू मिल जाती है इक्वेशन नंबर 3 से। तो हम लोग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3 से क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 पर वैल्यू को पुट करते हैं। वैल्यू को पुट करते हैं तो एक फैमिलियर एक्सप्रेशन हमको यहाँ पर दिखाई देने लग जाता है, वो है Q इंटू 12। अब ये होता क्या है, जब लोग डायपोल के सेल्सियस की बात करते हैं तो ये कहलाता है अपने पास में डायपोल मोमेंट, P इक्वल्स टू Q इंटू 12। और हम क्या करते हैं, इसको P से रिप्लेस कर देते हैं। टाउ इक्वल्स टू होता है EP sin थीटा। ये एक्सप्रेशन हमारे पास स्केलर एक्सप्रेशन है। अगर हम इसको वेक्टर में कन्वर्ट करना चाहें तो हमको बस कुछ नहीं करना, sin थीटा हटा देना है एंड P एंड E के बीच में हमारे पास में क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। क्योंकि ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट है, मतलब ये क्या हो जाएगा, अपने पास वेक्टर प्रोडक्ट है, तो हमारे पास जो आंसर आने वाला है उसके ऊपर भी लग जाएगा वेक्टर। सो हम यहां पे देख पा रहे हैं कि अगर मैं इलेक्ट्रिक डायपोल को, जिसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसको किसी के दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देता हूं तो क्या करना शुरू कर देता है, ये घूमना शुरू कर देता है। और ये टॉर्क क्यों लगता है, बिकॉज हमारे पास एक चार्ज फील्ड के ऑपोजिट जाना चाहता है और एक फील्ड के साथ में जाना चाहता है। ये एक तरह का रिफ्ट पैदा कर देता है, जिसके चलते क्या होता है, अपने पास में फोर्सेस क्या रहते हैं, इस तरीके से काम करते हैं कि ये गोल घूमना शुरू कर देते हैं। सो ये तो हो गया हमारे पास में टॉर्क। बट बात यहां पर यह है कि अगर कहीं पे फोर्स लग रहा है तो फोर्स लग रहा है तो वहां पे कुछ ना कुछ वर्क हो रहा होगा, बिना काम की फोर्स नहीं लगता है। अगर यहां पर डायपोल गोल घूम रहा है तो इस पर लगने वाला वर्क कितना होगा या फिर इस पे होने वाला पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, हम लोग क्या करते हैं, यहां से इस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो हमारे पास में क्या रहता है, अगेन सेम हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो जा रहा है एंड इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग अज्यूम करते हैं कि इनिशियली ऑब्जेक्ट जो था या फिर डायपोल था वो θ1 एंगल बना के रखा था। धीरे से क्या करता है, वो अपने एंगल को चेंज कर देता है θ2 तक। अब इसके लिए टोटल वर्क कितना यहाँ पे लगा, हम लोग यहाँ पे शुरुआत करने वाले हैं एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट से। मान के चलते कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट θ1 से θ2 तक नहीं हुआ, बल्कि डेल्टा थीटा से हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ पर। तो उसके लिए हमारे पास वर्क जो लगेगा वो भी स्मॉल रहने वाला है। तो हमारे पास डी थीटा के लिए वर्क डन जो लगने वाला है वो हो जाएगा dw। सो dw कुछ हो जाएगा अपने पास में टाउ इंटू डी थीटा। बट जैसे कि हमको पता है टाउ कुछ होता है PE sin थीटा या फिर EP sin थीटा, वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। अब क्योंकि हमको यहाँ पे टोटल वर्क निकालना था, dw तो शुरुआत थी, बस हम चाहते थे कि एक छोटा सा वर्क तो हमारे पास आ जाए, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करके इसकी वैल्यू को एक्सपेंड करेंगे। सो हम यहाँ पे वही करते हैं, शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ पर dw के इंटीग्रेशन से और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे दूसरे एक्सप्रेशन पर भी इंटीग्रेशन लगा देते हैं। बट दोनों साइड्स पर हमारे पास में जो लिमिट रहने वाली है उसकी वैल्यू डिफरेंट होने वाली है। शुरुआत में हमको यहाँ पर मिला क्या था, जब हमारे पास डायपोल θ1 में रखा गया था तो इसके ऊपर में कोई वर्क नहीं हो रहा था, किसी ने इसको मूव नहीं किया।
जब मोशन यहां पर नहीं हो रहा है तो यहाँ पे वर्क भी क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो थीटा वन के लिए हमारे पास में वर्क के लिए लिमिट हो जाएगा जीरो। बट जैसे ही मोशन हुआ अपने पास और डायपोल थीटा टू तक मूव हुआ तो यहाँ पे जो वर्क होगा अब जीरो नहीं रहने वाला है, अब इसकी वैल्यू हो जा रही है अपने पास में W। हम क्या करते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन का करेंगे तो हमारे पास मिलेगा सिर्फ W। P और E डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, इस पर कोई असर नहीं होने वाला कि वेदर हमारे पास में डायपोल रखा है, नहीं रखा है, मूव कर रहा है या फिर रेस्ट पर है। इलेक्ट्रिक फील्ड को इससे कोई लेना देना नहीं है। वैसे डायपोल को कोई फर्क नहीं पड़ता है डायपोल मोमेंट को कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में वेदर रखा है या नहीं रखा है। तो हमारे पास में क्या हो जाता है, ये बाहर निकल जाते हैं एंड उसके बाद में हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं साइन थीटा का, बिकॉज हमारे पास में जो जिसके रिस्पेक्ट में हमारे पास इंटीग्रेशन हो रहा है वो हो जा रहा है अपने पास में थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है हमारा कॉस थीटा एंड हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर देते हैं थीटा एंड थीटा टू की वैल्यू को। हमारे पास में यहाँ पर एक्सप्रेशन आते हैं एंड कॉस थीटा वन माइनस में रहता है, कॉस थीटा टू हमारे पास पॉजिटिव हो जाता है एंड फाइनली हमारे पास W का एक्सप्रेशन मिल जाता है। यूजुअली क्या होता है कि हमारे पास जो W होता है, जो वर्क डन रहता है, वही हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाता है। जैसे कि हम लोगों ने 11th में देखा है कि अगर हमारे पास में कोई ऑब्जेक्ट है, अगर ये ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पर रखा हुआ है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कम होगा। इसके हाइट को अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास इंक्रीज होगा। अब ये इंक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी अपने आप यहां पर नहीं आया। मैं जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ऑब्जेक्ट को मूव किया तो मैंने इसके लिए क्या किया है, वर्क किया है। सो मेरा ही वर्क पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में इस ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाता है। सो वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे लगाते हैं, जो वर्क हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा एंड ये हमारे पास में एक्सप्रेशन आ जाता है। अगर सिमिलरली मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, केस यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। मैं ये बोलता हूँ कि हमारे पास में इनिशियली थीटा वन की वैल्यू थी 90 डिग्री, ठीक है, हमारे पास कंप्लीटली परपेंडिकुलर रखा हुआ था और उसके बाद में जब मोशन होता है तो थीटा की वैल्यू, थीटा टू की वैल्यू हो जाती है थीटा, कोई से भी एंगल हो सकता है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, हमारे पास में थीटा वन की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, कॉस 90 की वैल्यू होती है हमारे पास में जीरो एंड उसके बाद में हमारे पास जो भी वर्क या फिर जो भी हमारे पास एनर्जी है उसकी वैल्यू भी हमारे पास पीई कॉस थीटा हो जाएगी। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कॉस थीटा लगा हुआ है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वेक्टर पी डॉट वेक्टर ई। तो हमारे पास ये जो कहलाता है डॉट प्रोडक्ट कहलाता है एंड डॉट प्रोडक्ट जो रहता है उसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। मतलब हमारे पास जो भी आंसर आ रहा है इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे हम जानते ही हैं कि हमारे पास में एनर्जी जो होता है या फिर वर्क होता है ये स्केलर क्वांटिटीज है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। बट जो फोर्स होता है या फिर टॉर्क होता है इसका डायरेक्शन होता है। इस नाम से इसके ऊपर वेक्टर लग रहा है और इसके ऊपर में हमारे पास में कोई वेक्टर का साइन नहीं लग रहा है।